हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे। उसमें दो चैप्टर ऑलरेडी अपन यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं और आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शरीर में अपने जो द्रव मिलता है, ठीक है, जो तरल मिलता है, चाहे वो रक्त हो सकता है, चाहे वो प्लाज्मा हो सकता है, तो उसका जो संगठन क्या है, रक्त के अलग अलग जो संगठन की अपन बात करेंगे इसके अंदर। और किस प्रकार से जैसा कि अपन ने देखा था कि श्वसन में ऑक्सीजन अपन लेते हैं, जो भी अपन ने खाद्य पदार्थ लिया था, पाचन तंत्र में अपन ने डिस्कस किया, जो भी खाद्य पदार्थ अपन ने लिया है वो किसी भी ऊतक तक, किसी भी कोशिका तक किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो होता है वाहिकाओं द्वारा। वाहिकाओं द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके साथ साथ में जो भी अपन ने गैसेस लिए उसके एक्सचेंज की अगर अपन बात करें, तो वो जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो भी होता है अपनी वाहिकाओं द्वारा। और वाहिकाओं में होता है कुछ स्पेशल प्रकार का द्रव, जो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे शरीर द्रव में। और परिसंचरण का मतलब संचरण वहां से हो रहा, परि का मतलब चारों तरफ, ठीक है, बॉडी में चारों ओर जो संचरण हो रहा है उसे हम बोलते हैं परिसंचरण। क्लियर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से भी लगभग दो क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं हर साल। रुधिर, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ आज के सेशन में, आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस आपको यहां से बताता चलूंगा किस किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद में जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे लास्ट 10 इयर्स के, तो आपको सबूत भी वहां से मिल जाएगा। क्लियर है। तो स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उसे हाईलाइट करते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो आप डाउट को। स्टार्ट अपन करते हैं शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिका को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन की अपन बात करें या पोषण की बात करें, जो अन्य आवश्यक पदार्थ है वो उपलब्ध होना चाहिए किसी भी कोशिका को, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो जीवित होनी चाहिए। मृत कोशिका के बारे में इसने बात नहीं की। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। ऊतक सही काम कब करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको ऑक्सीजन देते रहो, काम देते रहो तो सही काम करेगा, नहीं। वहां से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको एलिमिनेट अपन करेंगे, बाहर निकालेंगे। कुछ जो भी विषैली गैसेज जैसे CO2 की अपन बात करें उसे बाहर निकालेंगे, तब वो क्या करेंगे, सुचारू रूप से कार्य करेंगे। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन है तो एक प्रभावी क्रिया विधि का होना आवश्यक था। मतलब कोशिकाओं तक जा रहा है, कोशिकाओं से उसे हटा रहा है, तो उसकी बात कर रहा है। विभिन्न प्राणियों के सतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। इस टॉपिक को अपन एनिमल किंगडम में और डिटेल से पढ़ेंगे जंतु जगत में। अभी छोटा सा बता रखा है तो देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी मां है। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलेंड्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करता है, ठीक है। जो स्पंज वगैरह है, पोरीफेरा का एग्जांपल है, सिंपल सा। उसके बाद में सिलेंड्रेटा, टिनोकोरा की अगर अपन बात करें तो इनका जो आवास ही होता है वो क्या होता है, जलीय होता है, जल के अंदर ही ये रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो संचरण होता है वो शरीर की गुहाओं के साथ में, गुहाओं के द्वारा यहाँ पर होता है, ठीक है, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। तो सीधा डायरेक्टली गुहा की अपन ने बात कर लिया, मान लो कोई कोशिका था यहाँ से आएगा वापस, कोई दूसरी गुहा होगी वहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कुछ छिद्र होते हैं, जो जहां से प्रवेश करता है उसे अपन बोलते हैं ओस्टिया, और जहां से बाहर निकलता है उसे अपन बोलते हैं ओस्किलम। हिंदी में भी यही बोलते हैं, और ये एनिमल किंगडम में लिखा आप देख सकते हैं। डिटेल्स अपन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सरल प्राणी की बात की। जटिल प्राणी की अपन बात करें, सरल और जटिल के बीच में बहुत सारे ऐसे प्राणी जिसके बारे में इस चैप्टर में नहीं लिखा है, जंतु जगत में लिखा है। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। सर्वाधिक सामान्य अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपके पास कौन सा होगा, वो होगा रक्त, जो मनुष्य में भी काम में आता है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करते हैं। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका, ऊतक द्रव्य, जिसने बोला ऊतक द्रव्य को भी मैं समझाऊंगा क्या है, के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है, तो अपन डिस्कस करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 18.1 18.1 रुधिर। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है।
क्या है? उत्तक है। उत्तकों की अगर अपन बात करें 7वें चैप्टर में अपने को बता रखा है मनुष्य के शरीर में या जंतुओं के शरीर में मेनली 4 प्रकार के उत्तक होते हैं जो जटिल प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें से एक दूसरा जो उत्तक होता है वो होता है संयोजी उत्तक। बाकी उत्तक मैं नहीं बता रहा, केवल एक बता रहा हूँ, संयोजी उत्तक। इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा मत सोचना कि बता नहीं रहे मार्क्स, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आराम से बताऊंगा, अभी जो काम वाली चीज है वो सुनो आप। तो इसे अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाला, एक पार्ट को, एक कोशिका को, एक उत्तक को दूसरे से कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, उसको हम बोलते हैं संयोजी उत्तक। और रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में आपसे पूछा जाए तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक इसे अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिसमें द्रव्य आधात्री, जो भी द्रव्य है लिक्विड की जो बात करें, आधात्री और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचना पाई जाती है। ठीक है, आधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और अन्य संगठित संरचना। तो प्लाज्मा के बारे में यहाँ अपन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा, और अन्य संगठित जो संरचनाएं हैं जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और बिम्बाणु जिसे अपन बोलते हैं, वो इसके अंदर यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो उत्तक इसने बोला है, आप लिख सकते हैं किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है, जोड़ने वाला उत्तक। क्लियर है? अब हम देखते हैं प्लाज्मा, जो रक्त का मेन पार्ट है। दो पार्ट अपन देखेंगे, प्लाज्मा और संगठित संरचना। तो पहला अपन देखते हैं प्लाज्मा। प्रद्रव्य या प्लाज्मा की बात करें, हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। तरल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पानी जैसा होगा, बिल्कुल ही पतला होगा। ठीक है, तरल का मतलब लिक्विड की बात कर रहा है, लेकिन वो कैसा है? गाढ़ा है, और वो किस रंग का है? पीले रंग का है, हल्के पीले रंग का। ठीक है, जो हाईलाइट मैंने कर रखा है जैसे यहाँ यहाँ, तो इस पीले, हल्के पीले रंग जैसा वो मिलेगा प्लाज्मा, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। अगर मेरे पास 100 ml है रक्त, ठीक है, रक्त का मतलब लाल रक्त कोशिका नहीं होता केवल, रक्त का मतलब टोटल कंपोजिशन अपन देखते हैं, तो 100 में से 55 ml जो है या 55% जो है वो कौन सा होगा? प्लाज्मा होगा। अब इस 55 में भी, इस 55% में भी अपने पास क्या होगा? 90 to 92% जल होगा। 90 से 92% क्या होगा? जल होगा। और बाकी जो बचा हुआ 8 से 10% वो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्लियर है? अब प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो ये प्रोटीन भी 3 प्रकार के अपने को एनसीईआरटी में बता रखे हैं, जिसको याद रखने के लिए मैं बताता हूं। FGA, हिंदी में भी इसी तरह का। एफ का मतलब फाइब्रिनोजन, जे का मतलब ग्लोब्यूलिन, और ए का मतलब एल्बुमिन। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, सब बड़ी बात नहीं। देख लो फाइब्रिनोजन लिखा है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो फाइब्रिनोजन जो है फाइबर, फाइबर का मतलब होता है रेशा, रक्त के स्कंदन में काम में आते हैं। रेशे रेशे बन जाते हैं, चोट लगती है कुछ टाइम बाद में अपन देखते हैं कि उस सतह पर भूरा भूरा होने लग जाता है, अगर हल्की फुल्की चोट है तो वो रेशे वहां पर जमा हो जाता है एक्चुअल में। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? रक्त का थक्का या स्कंदन जिसे अपन बोलते हैं उसके, उसमें मदद करता है। ग्लोबुलिन की अपन बात करें तो ग्लोबुलिन अपने पास जो है शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें काम में आता है ग्लोबुलिन। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र में काम में आता है। और एल्बुमिन जो है वो परासरणता को बना के रखता है। शरीर का जो तरल है कभी कम है कभी ज्यादा है, या विद्युत अपघटन की अपन बात करें, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह, उसकी जो अमाउंट है उसको कम ज्यादा हो रहा तो उससे रेगुलेट करता है कौन? एल्बुमिन। तो इस तरह का आप चाहो तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पीला रंग का गाढ़ा तरल है जो रक्त के आयतन का लगभग कितना होता है? 55% होता है। और इस प्रद्रव्य में 90 to 92% जल और 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। बाकी अगर देखा जाए तो 6 से 8 आप लिख लीजिए, 10% एनसीईआरटी वालों ने नहीं बोला, बाकी तो 10 ही होता है, लेकिन कुछ और भी दूसरे पदार्थ होता है। तो 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। और इन प्रोटीन में मेनली कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, FGA, फगा। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन जो है की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है, चोट लगने के केस में मैंने आपको बता दिया है, और डिटेल्स अपन देखेंगे। ग्लोबुलिन का जो उपयोग है वो शरीर किसमें करता है? शरीर करता है प्रतिरक्षा तंत्र में। प्रतिरक्षा का मतलब अपने आप को बचाना, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, दूसरे जो भी कारक है उससे बचाने में। और एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन, मैंने आपको बता दिया, लिक्विड की बात करें कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, कभी विद्युत अपघटन कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में काम में आता है एल्बुमिन। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा है उसमें अपने बात कर लिए, तो जल अपने पास हो गया,
दूसरा अपने पास प्रोटीन हो गए 3 प्रकार के। अब उसके बाद में विद्युत अपघट्य अपने को जो बता रखे 5-6 प्रकार के, वो भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। संक्रमण नहीं, संकरण। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, ग्लूकोज भी इसके अंदर मिलता है, अमीनो अम्ल भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, अमीनो एसिड भी इसके अंदर मिलता है और लिपिड भी इसके अंदर मिलता है। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्पंदन के लिए अनेक कारक प्रद्रव्यों में निष्क्रिय दशा में रहते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक जगह पर ये होते हैं। जो रक्त का थक्का बनाते हैं कोई एक जगह पर नहीं, ऐसा नहीं कि उंगली पर रहेगा या हाथ में रहेगा या मुंह में रहेगा, ऐसा कहीं नहीं। वो जो रक्त है उसके साथ में क्या होता है, निष्क्रिय दशा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उस रक्त में से अगर अपन ये जो स्कंदन कारक है इसको अगर अपन हटा दें तो उसे अपन बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा में से अगर अपन हटा दें, क्योंकि अपन ने प्लाज्मा की ही बात की, प्लाज्मा में ही कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे अपन ने बात की फाइब्रिनोजन, और अपन ने बात की कि कुछ जो है निष्क्रिय दशा में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन हटा दूं या जो निष्क्रिय अवस्था में मिल रहे हैं उसे मैं हटा दूं, तो अब जो अपने पास बचेगा उसे अपन बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम का मतलब क्या है, यहां से अपन ने प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर अपन ने हटा दिए, स्कंदन कारक अपन ने हटा दिए हैं, बिना थक्के वाले कारक। आगे बात समझ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शायद जहां तक मेरे को याद है पूछा गया है, कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ पूछा गया है। जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा आता संगठित पदार्थ, इंग्लिश में से अपन बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसमें 3 प्रकार के एलिमेंट आते हैं, लाल रक्त कणिका या लाल रुधिर कणिका एरिथ्रोसाइट, जिसे आरबीसी अपन बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसूल्स जिसे अपन बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। दूसरा आता है श्वेताणु, जिसे ल्यूकोसाइट बोला गया, डब्ल्यूबीसी भी अपन बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स सफेद होती है। और तीसरा आता है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, बिंबाणु भी अपन बोलते हैं, प्लेटलेट्स आप सिंपल से याद रख सकते हैं यहाँ पर। संयुक्त रूप से इन तीनों को क्या कहते हैं, संगठित पदार्थ कहते हैं। अकेले को नहीं कहेंगे, संयुक्त रूप से कहेंगे। इतना सा जो है शब्द चेंज करके एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठाएंगे नीट वाले कंफ्यूज कर सकते हैं, क्या एरिथ्रोसाइट को संगठित पदार्थ बोलते हैं, तो इन सबको संयुक्त रूप से कहते हैं। और ये रक्त का लगभग 45% है, क्योंकि 55% जो था वो क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया वैसे नहीं, और 45% अपने पास क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या संगठित पदार्थ यहां से हो गए। क्लियर। अब पहला जो है इरिथ्रोसाइट की बात कर रहा है, आरबीसी की बात कर रहा है, रक्ताणु की बात कर रहा है। ठीक है, इरिथ्रो एक प्रकार का पिगमेंट होता है। साइट का मतलब होता है कोशिका, जहां पर भी साइट आता है उसका मतलब होता है सेल या कोशिका, या आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे दूसरे में भी इसने लिखा है ल्यूकोसाइट, मतलब साइट का मतलब क्या है, कोशिका। ठीक है, तो यहाँ इरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में अधिक होती है। बाकी जो दोनों अपने को बताई जा रही है, जैसे ल्यूकोसाइट या प्लेटलेट्स की बात करें, इसके कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से जो सबसे ज्यादा होती है कौन सी होती है, वो इरिथ्रोसाइट होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख, ठीक है, प्रति घन, या 5 से 5.5, 50 से 50 नहीं होगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में लिखा 5 से 5.5 मिलियन, और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। कितना, 10 लाख। तो 50 से 55 लाख, इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, होता है। इसमें मिलियन प्रति घन मिलीमीटर में, ये यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है, और लाल अस्थि मज्जा कहां होता है, जो अपनी अस्थियां होती है, अस्थि का मतलब बोन, हड्डियां, उसमें होता है यहाँ पर। जैसे मान लो ये कोई बोन है इस प्रकार की, ठीक है, तो इसके यहाँ पर क्या होती है, लाल अस्थि मज्जा होती है, रेड बोन मैरो जिसे अपन बोलते हैं, जहां पर क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता, तो मान लो ये अपने पास क्या है, आरबीसी है। पहले जब ये बनती है तब इसके अंदर केंद्रक होता है, लेकिन 48 घंटे के बाद में यहां से केंद्रक क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए ये केंद्रक विहीन होती है। और बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि अपने पास इस आरबीसी से अपने पास ऑक्सीजन जुड़ती है। मान लो इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है और इसके साथ में भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, इस पे जुड़ रही है और इस पे भी जुड़ रही है, तो यहाँ जो है, यहाँ पर आप केंद्रक है तो आपके पास जगह कम है तो कम ऑक्सीजन जुड़ेगी, लेकिन यहाँ केंद्रक हट गया तो यहाँ पर क्या है, जगह ज्यादा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा जुड़ेगी। यह है इसका साइंटिफिकली रीजन, जो एनसीईआरटी में नहीं बताता है। तो केंद्रक यहाँ से नहीं मिलता है, केंद्रक विहीन होती है। तथा इसकी आकृति उभयावतल या बाइकॉन्केव होती है, उभयावतल। ठीक है, इस कुछ प्रकार से होती है।
इनका लाल रंग एक लोहे युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये अपन रेस्पिरेशन में भी देख लिया है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हिम का मतलब क्या होता है आयरन, और आयरन लाल, और अपने पास ग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, लाल कलर की होती है, और ये हीमोग्लोबिन जो है WBC में एब्सेंट होता है, मतलब जो श्वेताणु है उसके अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए वो क्या होती है, श्वेत होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपको ध्यान रखना कितना होता है, आरबीसी की संख्या आपको ध्यान रखनी 50 से 55 लाख होती है, ये गलत है यहाँ पर। इन पदार्थों को श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका, यह अपन ने डिस्कस कर लिया है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु लगभग 120 दिन होती है। लाल रक्त जो रेड बोन मेरो में यहाँ पर बनती है जो कोशिका है, वो बनने के 120 दिन तक क्या होती है, जिंदा रहती है, उसके बाद में वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। और खत्म कहाँ होती है, तत्पश्चात 120 दिन के बाद में इनका विनाश प्लीहा या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान में होता है। तो प्लीहा एक अंग है अपने शरीर में, जहां पर ये 120 दिन होते होते क्या होती है, वहां चली जाती है और वहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, प्लीहा को इंग्लिश में अपन बोलते हैं स्प्लीन, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, ये आरबीसी के अपन ने बात किया। अपन बात करते हैं ल्यूकोसाइट या WBC, या श्वेताणु जिसे अपन बोलते हैं। श्वेत है जिसका अणु, नहीं हिंदी भी आती है थोड़ी सी मुझे। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है, जबकि इसके अंदर केंद्रक मिलता है। क्यों मिलता है केंद्रक, क्योंकि इसके अंदर तो हीमोग्लोबिन तो एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता तो ऑक्सीजन इसके साथ में नहीं जुड़ेगा, इसलिए यहां पर केंद्रक को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर mm रक्त होती है। वहां 50 से 55 लाख या 6 से 8000 ही। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती, लगभग ऑन एन एवरेज अगर अपन बात करें तो 5 से 20 दिन, अलग अलग का अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ कैटेगरी इन्होंने बता रखी है, दो अलग अलग कैटेगरी। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक अपने पास कणिकाणु, आप इस प्रकार से चार्ट बना लीजिएगा, एक तरफ कणिकाणु लिख लीजिएगा ताकि इजी रह जाए, और दूसरी तरफ एक कण कोशिका या एक कणिकाणु लिख सकते हैं। तो कणिका का मतलब ऐसी WBC जिसके ऊपर ऐसा डॉट डॉट अपने को मिले, ठीक है, उभार जैसा कुछ मिलेगा, वो होता है कणिका, कणिका कोशिका। और दूसरी प्रकार की WBC एक कणिका जैसे अपन बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसके ऊपर डॉट डॉट अपने को नहीं मिलता। ठीक है, तो कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट मतलब ग्रेन, ग्रेन का मतलब दाने छोटे छोटे, इसके ऊपर मिल रहे तो वो ग्रेन्युलोसाइट एक कणिकाणु हो जाएगा, और जिसके ऊपर नहीं मिल रहे वो अपने पास क्या जाएगा, एक कण कोशिका या एक ग्रेन्युलोसाइट हो जाएगा। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स में बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार है, EBN आप याद रख सकते हैं। ए का मतलब इसिनोफिल्स, इंग्लिश और हिंदी में सेम है। बी का मतलब बेसोफिल्स, ये लिखा बेसोफिल, और N का मतलब न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रल है। जबकि ए कण की अपन बात करें तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ML इसे आप याद रख सकते हैं। जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एक कण कोशिका के प्रकार है। इस प्रकार का चार्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद में इनके परसेंटेज लिखें, उनके काम लिखें, इनके क्या क्या काम करता है, तो परसेंटेज इसी के नीचे आप लोग लिखते चलिएगा। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, ये आप चार्ट इस टाइप से नोटबुक में बना लीजिए, एनसीईआरटी की साइड में बना लीजिए। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, सबसे अधिक होता है, लगभग 60 से 65%। क्लियर है। तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम होता है 0.5 to 1%। ये तो अपने पास आरबीसी का अलग कोशिका। अब बेसोफिल यहाँ पर बड़ी सी बोल जैसी बताई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो अपने पास इस बेसोफिल को देखो, छोटे छोटे दाने इसके ऊपर दिख रहे हैं, छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ना आपको, ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो सबसे कम बेसोफिल होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूट्रोफिल। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल, छोटे छोटे दाने इसके ऊपर, गौर से देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको दिख जाएंगे, हो सकता है अभी नहीं दिख रहा है, इमेज छोटी हो तो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अपन। न्यूट्रोफिल हो गया। मोनोसाइट जो होता है 6 से 8% होता है, और भक्षण कोशिका होता है। भक्षण का मतलब खाना, बाहर से कोई भी दूसरा पदार्थ जाएगा, कोई भी या बैक्टीरिया वायरस जैसा पदार्थ अपने पास जाएगा, कोशिका अपने पास जाएगी, तो उसको भक्षण कर लेगा, उसको खा जाएगा, और अपना शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा, जिससे अपन बीमार नहीं होगा। तो भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल
हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन आदि का स्राव करती है। तो बेसोफिल जो 3 प्रकार के केमिकल इन्होंने लिखा है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन आदि का स्राव करती और तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित है। शोधकारी का मतलब सूजन वगैरह ये अपन बात करते हैं, इन्फ्लामेशन जो होती है उसमें ये काम करता है। तो ये तीनों जो केमिकल है आपको ध्यान में रखना है यहाँ से अभी के लिए, क्योंकि जब 12th क्लास अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर वापस से आएंगे तो उससे थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेंगे वहां पर। अभी केवल आपको टर्म ध्यान में रखना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। अब दो अपने पास बचा एसोनोफिल्स जो है 2 से 3% संक्रमण से बचाव करता है। आपको किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे बचाव करेगा, और एलर्जी अगर होती है आपको तो उसमें भी ये सम्मिलित रहती है एसोनोफिल्स। लिम्फोसाइट जो होती है वो 20 से 25% होती है और 2 प्रकार की होती है, बी तथा टी लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो अपन ने एल लिखा था उसी के नीचे बी और टी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। इनका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे काम करते हैं, ये आपको 12th क्लास का जो 8वां चैप्टर है उसके अंदर बता रखा है डिटेल्स। अभी केवल आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, मना तो है नहीं, क्योंकि बाकी नहीं पढ़ेंगे और अपन पढ़ेंगे तो अपन वैसे ही उनसे एक स्टेप आगे हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में है पट्टिकाणु या प्लेटलेट जिसे अपन बोलते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट भी अपन बोलते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट, इस शब्द को समझिएगा, मेगा क्योंकि इंग्लिश का शब्द है ये, कैरियोसाइट। साइट का मतलब अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, होता है कोशिका या सेल जिसे बोलते हैं, इतनी इंग्लिश चलेगी। मेगा का मतलब होता है बड़ी, लार्ज, ठीक है। मेगा, माइक्रो आपने सुना होगा, और कैरियो जो शब्द अपन यूज में करते हैं बोलता है न्यूक्लियस के लिए, केंद्रक के लिए। तो ये इंग्लिश वाला शब्द है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेगा का मतलब लार्ज, बड़ी, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और साइट का मतलब होता है सेल। मतलब ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। तो मतलब वो कोशिका भी क्या होगी, बड़ी होगी। अंदर वाला केंद्रक है, बाहर वाली कोशिका है। तो ये जो कोशिका मिलती है ये भी अपने को कहाँ मिलती है, जो अपन ने बात की थी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो होता है बोन के अंदर जो होता है, बोन मैरो जो होता है, उसकी एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो अपना साइज बड़ा कर लेती है, केंद्रक बड़ा हो जाता है। उसके बाद में ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ से विभक्त हो जाती है। ये एक कोशिका अलग हो गई, ये दूसरी अलग हो गई, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बना लेगी। और अब ये जो कोशिका बनी है इसे अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, जो यहाँ पर लिखा है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो है मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती, इस प्रकार का आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। आगे बात समझ, रक्त में इनकी संख्या जो होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर या एमएम, मिलीमीटर सॉरी एमएम जो अपने पास लिखा है वो अपने पास होता है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो ये फाइब्रिनोजन जो अपन ने देखा था प्लाज्मा में मिलने वाला प्रोटीन, उसकी मदद करता है रक्त के स्कंदन में। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर में अधिक रक्तस्राव होता है। तो जो प्लेटलेट्स है अगर कम होती है शरीर में, जैसा कि अभी चल रहा है डेंगू जो चल रहा है अभी, तो डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या से कम हो जाती है। तो आपने सुना होगा वीकनेस आ गई, उसकी वजह से वहां पर क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई, रक्त स्त्राव वहां पर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है यहाँ पर। तो अभी इतना ही है अपने लेवल पे, आपको सिंपल ध्यान रखना, प्लेटलेट की संख्या अगर कम होती है तो इसके अंदर में विकृति आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, रक्त स्त्राव हो जाता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट अपने पास कुछ नहीं है, ये अपन ने बात कर ली संगठित पदार्थ की और प्लाज्मा की। बाकी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में अपन देखेंगे। तो कोई दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़िए, इसके जो क्वेश्चन है वो लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, अपन करेंगे वैसे ही से। और भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।